गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th आर्ट्स का, वो चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली की, और इसके साथ ही हमने जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके कुछ बेसिक बिंदुओं पे हमने चर्चा की। आज हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो पद्धति है उसमें किस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और किस प्रकार से जो सीटें प्राप्त होती है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग बिंदु है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हमने बात की कि सर्वाधिक वोट प्रणाली की। सर्वाधिक वोट प्रणाली में क्या होता है कि जिस उम्मीदवार या पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो पार्टी चुनाव में जीत जाती है, और जो अन्य पार्टियां हैं जिनको कम वोट मिले उन पार्टियों को कोई सीट प्राप्त नहीं होती। जबकि हमने कल बात की इसी के अपोजिट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। इसमें बात आती है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र लिया जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम देखते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें उसके अंदर एक निर्वाचन क्षेत्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र लिया जाता है, और इस एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों को चुना जाता है। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र में से कई प्रतिनिधियों को चुना जाता है। जबकि सर्वाधिक वोट प्रणाली में क्या था? एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। जबकि इसमें अपोजिट क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र होता है और कई प्रतिनिधित्व है इसमें प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली में हर उम्मीदवार को या हर पार्टी को वोटों के अनुपात में सीटें मिलती है। इसमें हमने बात की कि इसमें जो भी पार्टी या जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ है उस पार्टी या उम्मीदवार को जितने वोट मिले हैं, जितने प्रतिशत वोट मिले हैं, उस वोटों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीट भी मिलती है। जबकि ऐसा सर्वाधिक मत प्रणाली में नहीं है। वहां जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले वो निर्वाचित घोषित हो जाती है, और अन्य पार्टियों को जितनी भी सीटें मिली है, जितने भी मत मिले हैं, उनका कोई महत्व देखने को नहीं मिलता। यानी इस प्रणाली में हर उम्मीदवार, हर पार्टी को क्या है कि जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उन वोटों के अनुपात के अनुसार उनको सीटें मिलती है। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जिसे जितने प्रतिशत वोट मिले हैं। इस प्रणाली की विशेषता जो हमें देखने को मिली कि इसमें किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव है वो देखने को नहीं मिलता, और किसी भी व्यक्ति के मत है वो बेकार नहीं जाता। यानी उस वोट का महत्व उसको मिल जाता है। यानी स्पष्ट कहें तो हमें इस प्रणाली में जिस पार्टी को जितनी प्रतिशत सीट मिली है, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 10 या किसी को 20, किसी को 30, मतलब जिस अनुपात में उसे सीटें मिलती है, जिस अनुपात में उसको वोट मिले हैं। तो यहाँ प्रमुख बात क्या है कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके अनुपात में उसे सीटें प्राप्त हो जाएगी। ये नहीं है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिले हैं सिर्फ उसी को ही सीटें मिलेगी। इसमें ये है प्रमुख रूप से अंतर देखने को नहीं मिलता। हम इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक उदाहरण से माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। बात आती है कि 3 पार्टियां हैं वो चुनाव में खड़ी हुई है। कितनी पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई है? 3 पार्टियां हैं वो चुनाव में खड़ी हुई है, या 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। चाहे बात हम पार्टी कर लो, चाहे 3 उम्मीदवार ही कर लो। 3 पार्टी है या 3 व्यक्ति हैं वो अलग अलग पार्टी से संबंधित है, या 3 पार्टियों के लोग हैं यानी उम्मीदवार हैं वो चुनाव में खड़े हुए हैं। आगे बात आती है
जो पहली पार्टी है उसको वोट कितने मिले, यानी 3 पार्टियां हैं चुनाव में खड़ी हुई है, प्रत्येक पार्टी को किसी को वोट ज्यादा मिलेंगे, किसी पार्टी को वोट कम मिलेंगे। तो बात आती है कि जो पहली पार्टी है उसे वोट कितने मिले, 40। कितने वोट मिले, ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं हम, कितने प्रतिशत वोट मिले, 40%। आगे बात आती है दूसरी पार्टी को कितने वोट मिले, तो ध्यान रखना दूसरी पार्टी को वोट मिले 30, तीसरी पार्टी को वोट मिले 30। हमने एक बात यहां समझने का प्रयास की कि यहां पार्टियां 3 पार्टियां खड़ी हुई है और तीनों पार्टियों को ही क्या है, वोट है वो अलग अलग मिले हैं। पहली पार्टी है उसको 40, दूसरी पार्टी को 30 और तीसरी पार्टी को भी 30। अब हम बात करें कि होना तो ये चाहिए कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं वो है उसको सीटें प्राप्त ज़्यादा होगी, लेकिन इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि मान लो पहली पार्टी को 40% वोट मिले हैं तो सीटें भी इसको कितनी मिलेगी, 40% मिलेगी। दूसरी बात, दूसरी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, कितने वोट मिले, 30% वोट मिले तो इसको सीटें भी कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी। तीसरी पार्टी है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, 30% वोट मिले तो इसको सीटें भी कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी। यानी जिस पार्टी को जितने मतदान हैं वो मिले हैं, जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में, उसी के अनुसार उसको सरकार में सीटें भी मिलती है और वो शासन का संचालन करती है। आगे इसमें कुछ बातें आती है विशेष ध्यान रखना, यहां सीटें भी इनको प्रतिशत में मिलेगी, यानी जिस प्रतिशत में उनको वोट मिले हैं जैसे 40 से 30, इसी के अनुपात में, इसी के प्रतिशत में इनको क्या मिलेगी, यहां सीटें भी इनको प्रतिशत में प्राप्त होगी प्रत्येक पार्टी को। दूसरी बात है वोटों के अनुपात के आधार पर सीट मिलेगी। अब बात आती है कि इन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो सीटों का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, किन बातों को ध्यान में रख के होता है, तो ध्यान रखना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उस वोटों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए उस पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती है। तो जैसे हमने बात की थी कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को जिस व्यक्ति ने वोट दिया उसका वोट बेकार नहीं जाता, जबकि क्या है कि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में उस वही पार्टी जीतती है जिसको सबसे अधिक वोट मिले हैं, और जिसको कम वोट मिले हैं उस पार्टी का कोई महत्व नहीं होता, उसको सीटें नहीं मिलती। जबकि इसमें अगर जिस पार्टी को कम वोट मिले हैं तो भी उसको सीटें प्राप्त होती है, और जिन उम्मीदवारों प्रतिनिधियों को जिन जिन व्यक्तियों ने वोट दिए हैं, जनता ने वोट दिया, उनका वोट है वो बेकार नहीं जाता और उनको शासन में भागीदारी है वो पर्याप्त रूप से मिलती है। आगे बात आती है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका जो आरक्षण है वो किस प्रकार से होता है, और इसके लिए प्रमुख जो बिंदु है, प्रमुख जो सिद्धांत है, प्रमुख जो नियम है, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण है उसके अंदर हम पहले जो बेसिक बातें हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है सर्वाधिक मत प्रणाली से जीत, यानी सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली। जो हमने बात की थी जो सबसे आगे वही जीते, उसे हम कौन सी प्रणाली कहते हैं, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली। ये क्या होती है इसको हमने पहले समझा था, एक बार फिर इसको समझने का प्रयास वापस करते हैं। बात आती है किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं तो उससे चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। सर्वाधिक मत प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। वो एक प्रतिनिधि चुनने का आधार बेसिक क्या होता है कि जिस उम्मीदवार प्रतिनिधि को अन्य अपने प्रतिनिधियों से वोट अधिक मिले हैं वो चुनाव में चुना जाता है, और चुनाव आयोग है उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो विजय घोषित कर देता है। अब आगे बात आती है कि प्रमुख रूप से जो चुनावी संबंधी जो गतिविधियां हैं उनमें कौन से जो क्षेत्र हैं, कौन से जातियां हैं, कौन से समूह हैं, उनको लाभ होता है, कौन से समूह जातियों को हानि उठानी पड़ती है,
इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। बात आती है छोटे छोटे सामाजिक समूहों को अहित होता है। हम देखते हैं कि जिस जाति का या जिस समूह का आधार संख्या में कम है, यानी किसी भी जाति या समूह के लोग कम हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पे किसी भी स्थान पे रहते हो, तो उन समूह का हमें प्रमुख रूप से क्या है कि लाभ न देख के अहित देखने को मिलता है, क्योंकि उन क्षेत्रों के उन समूह के लोगों को क्या है सीटें प्राप्त नहीं हो पाती, और जब सीटें प्राप्त नहीं होती तो इनके प्रमुख रूप से जो महत्व है, इनके उद्देश्य हैं, इनके लक्ष्य हैं, वो कहीं न कहीं पूरे न होके अपूर्ण रहते हैं। ये समस्या देखने को मिलती है। आगे बात आती है भारत में जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। हम बात करें भारत की, तो प्राचीन समय की हम बात करें, पुरातन समय की बात करें, तो प्रारंभ में हमें क्या है कि वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी, और वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, वर्ण पर आधारित थी। यानी उस समय 4 वर्ण देखने को हमें मिलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन सब को कर्म और व्यवसाय के आधार पे विभाजित किया गया था। और बाद में जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्तमान समय में आज़ादी के बाद में ये जाति आधारित भेदभाव पे आधारित हो गई। और हम देखते हैं कि भारत का अगर इतिहास की हम बात करें तो हमें जाति संबंधी जो भेदभाव है वो प्रारंभ से देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में वैसी वर्तमान समय की भी हम बात करें तो जाति है वो दूसरे जाति को प्रभावित करती है, और एक जाति है वो दूसरे जाति के साथ किसी न किसी प्रकार का भेदभाव है वो करती रहती है, जिसका अभ्यास है या आसपास के क्षेत्र में ये चीजें अपन अनुभव भी करते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाती है। अब बात आती है जाति व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो कि प्रमुख रूप से कौन सी जातियां हैं, कौन से धर्म हैं वो प्रमुख रूप से है वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं। तो ध्यान रखना कि जिन जातियों का जिन धर्मों का अपने देश में बाहुल्य है, यानी जो संख्या में अधिक है, संख्या में अधिक होने के कारण क्या है कि इनका दबदबा है वो हर क्षेत्र में पर्याप्त रूप से बना रहता है। और जो क्षेत्र जो स्थान किसी जाति समूह के मामले में कम है या उनकी संख्या कम है, उन पर क्या है कि ये जो जाति वाले अधिक लोग हैं, अधिक धर्म वाले जो लोग हैं, ये उनको प्रभावित करते हैं। तो इसमें बात आई कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था में दबंग सामाजिक समूह है। दबंग यानी जो तेज, शक्तिशाली, ताकतवर हो, समाज में इनकी पकड़ हो, संख्या में जो अधिक हो, और जातियां हर जगह जीत जाती है। यानी जहां जाति है वहां जाति राजनीति को प्रभावित करती है, और संख्या में अधिक होने के कारण जाति आधार पर मतदान भी करवाया जाता है, जिस कारण जीत प्राप्त कर लेती है। आगे बात आती है दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। अब बात करें जो दलित है, दलित का मतलब है कि जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, या जो दीनहीन, गरीब है, असहाय है, ऐसे जो दलित या उत्पीड़ित सामाजिक समूह हैं, उनको राजनीति में या सरकार में प्रतिनिधित्व है वो अन्य जातियों और समूह की तुलना में प्राप्त नहीं होता। ये अंतर भी हमें पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। आगे बात आती है कि हमारे संविधान निर्माताएं दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को समझते थे। यानी जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने हमारे देश के संविधान निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी इस बात से भली भांति परिचित थे कि जो पिछड़ी हुई जातियां, धर्म हैं, ये सामाजिक समूह को उचित न्याय है, उचित सम्मान है, उचित राजनीतिक सहभागिता है, वो मिलनी जरूरी है। और इसलिए वो चाहते थे कि इनको भी क्या है कि हर क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझते हुए ये प्रयास है वो किया, और इनको प्रमुख रूप से विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने के लिए विभिन्न प्रयास किए, और ये अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे।